अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। और जुमे का मुबारक दिन है और इसके साथ ही मौसम हम देख रहे हैं कि कितना खुशगवार हो चुका है। वैसे अनवार, जो कल मौसम की तब्दीली हमने देखी एक लम्हे के लिए, तो थोड़ा सा दिल भी जरा दहल गया था, क्योंकि बिजली की घन गरज और तूफान था, बारिश बहुत तेज हुई। उसके साथ ही हमने देखा कि लोग भी बाहर निकल गए इंजॉय करने के लिए, रेस्टोरेंट्स में, सड़कों पे बहुत रश दिखाई दिया। बहरहाल नाजरीन, बारिशों का सिलसिला शुरू हुए तो वैसे 3 दिन से जायद का टाइम गुजर चुका है। कल भी पंजाब, लाहौर बारिश हुई और बारिश की बेशगोई तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन शाम के वक्त अनवार रिमझिम का आगाज हुआ और कहीं हल्की और जैसा हम बता रहे हैं कहीं तेज बारिश भी थी, तूफान भी था, बादल भी खूब गरजे हैं और बरसे हैं। बारिश से मौसम इस वक्त बहुत बेहतर हो चुका है। अनएक्सपेक्टेड है ये कि हम मई में ऐसा जो वेदर है वो विटनेस कर रहे हैं। लोगों को पकवानों के मज़े भी उन्होंने लिए हैं और इसके साथ साथ पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें हाफजाबाद है, गुजरावाला है, सरगोदा है, तलागंग है, वहाँ पर बारिश के साथ साथ यालाबारी भी हुई है, जिससे मौसम बहुत बेहतर हो गया। बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बर्तनों में यालाबारी जमा भी की है। और लेकिन किसानों के लिए थोड़ी सी एक मुश्किल सिचुएशन जरूर हुई है, क्योंकि गंदम की जो तैयार फसल है उसकी कटाई की जा रही थी, तो तेज बारिश और यालाबारी से फसल के तबाह होने का खतरा भी बिल्कुल। और बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों से जो बिजली अनवार गायब हुई और फिर इंटरनेट भी हमने देखा कि उसका कनेक्शन चला गया। पारा चनार में भी तेज बारिश हुई, यालाबारी हुई। जिन इलाकों में अभी गंदम की कटाई जारी थी, जैसा कि आप जिक्र करें, वहां पर किसान फसल को बारिश से बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते रहे। और बारिशों का नाजरीन जो मौजूदा सिलसिला है वो इतवार के रोज तक जारी रह सकता है और इस दौरान हुकूमत की तरफ से शहरियों को बारिश के दौरान एहतियात करने का कहा गया है। मौसम के हवाले से हमने आपको अपडेट किया, जिसकी संडे तक है पेश कोई। नजर डालते हैं अब प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज पर। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दौरा, बर्फ पिघलेगी। अदालत का हुक्म और पार्लियामेंट का इनकार, बहरान टल न सका। पाकिस्तान बमुकाबला कीवीज चौथा मार्का, शाहीन खड़ाक करने को तैयार। पहली पाकिस्तानी खातून माहिर तामीरात 92वीं शाही अवार्ड के लिए मुंतखब। और पाकिस्तानी सिख सियासतदान दुनिया की 100 बाअसर सिख शख्सियात में शामिल। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत के हवाले से। 12 साल बाद पाकिस्तान के किसी भी वजीर खारजा के दौरे भारत को यकीनी तौर पर खास नज़र से देखा जा रहा था और इसकी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिलावल भुट्टो से जो उनके भारतीय हम मनसब हैं जयशंकर, उनका मुसाफा हुआ और उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से कहा गया है कि ये मुसाफा मामूल का रस्मी अमल था। गोवा में जियो न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू भी की थी और उसमें उन्होंने कहा कि तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया कि एक मेज़बान ने एक मेहमान का खैर मकदम किया, जैसे बाकी वज़ीर खारजा के लिए किया गया। बिल्कुल। और ये वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जो इशाई में उन्होंने शिरकत की, यही बताया जा रहा है। इतलात है कि वो सबसे आखिर में पहुंचे। बिलावल भुट्टो के पहुंचने पर जयशंकर ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर उनसे हाथ मिलाया। दोनों वज़राए खारजा ने मुसाफे के दौरान खैर मकदमी कलमात का तबादला किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से पहले रूसी वजीर खारजा इशाई की तकरीब में पहुंचे। बिलावल भुट्टो और रूसी वजीर खारजा बाहमी मुलाकात के 22 इशाई में ताखीर से पहुंचे। अच्छा, ये भी आपको शेयर करते चलें यहाँ पर कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई तावन तंजीम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत के साहिली शहर गोवा हैं और उनके इस दौरे को खासी अहमियत हासिल है। और अगर भारतीय मीडिया की जानिब से देखा जाए तो हमने देखा कि जो मीडिया था वो एयरपोर्ट पर मौजूद रहा, कितने ही घंटे बिलावल भुट्टो का इंतजार करते वो दिखाई दिए। और ये भी देखने में आया कि शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा के इजलास में बिलावल भुट्टो ही मरकज़े निगाह रहे हैं। एयरपोर्ट उतरने से लेकर वो जब तक मुकर्रर मकाम तक पहुँचे तब तक भारतीय मीडिया वज़ीर खारजा के हवाले से लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहा और एयरपोर्ट के बाहर भी जो भारतीय मीडिया के कैमरे थे वो कई घंटे उनके मुंतज़िर रहे। कसीर मुल्की सफारती इजलास में बिलावल मरकज़े निगाह बने रहे। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी वज़ीर खारजा से मुतालिक पल पल की खबरें भी पहुँचाता रहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शाही में सबसे आखिर में पहुँचे। उनकी मुलाकात हो रही थी रूस के वज़ीर खारजा सर्गेई लारोफ से, जिसकी वजह से दोनों ही ताख़ीर से पहुँचे थे। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया इस अहम मुलाकात में और बाहमी ताउन के फ़रोग़
और दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके भारतीय हम मनसब जयशंकर के दरमियान मुसाफा भी हुआ। इस मौके पर पाक भारत वज़राए ख़ारजा के हवाले से जो मुसाफा हुआ है, और यही उम्मीद भी की जा रही थी कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो, लेकिन कोई भी ऐसी गुफ्तगू अभी तक तो मंजर यहाँ पर नहीं आ सकी कि बिलावल ने कोई सियासी बात की हो, क्योंकि इंडियन मीडिया की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि उन्होंने पहले भी जो नरेंद्र मोदी हैं उनको बुच्चर ऑफ गुजरात कहा था। तो हो सकता है वो अगर भारत आए तो इस तरह का कोई कमेंट ना पास कर दें, इस तरह की कोई बात ना करें। कल से हम देख रहे हैं कि जो दौरा है उसको काफ़ी अहमियत मिल रही है, और ऑब्वियसली तमाम मीडिया की जो नज़रें हैं और आलमी मीडिया की जो नज़रें हैं, और वो इस अहम दौरे पर उन्होंने नज़र रखी हुई थी। जो गोवा एयरपोर्ट के बाहर जो मनाजिर थे वो बड़े कुछ दिलचस्प दिखाई दिए हमारे। एज यूजुअल जब हम देखते हैं कि जो भारतीय सहाफ़ी हैं वो किसी न किसी मौके की तलाश में ही रहते हैं, तो कल भी ये मनाजिर देखे कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहुंचे एयरपोर्ट पर, गोवा एयरपोर्ट, तो अपनी मर्जी के कुछ जुमले उगलवाने के लिए जो सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे वो बेताब नजर आए कि कोई इस तरह की गुफ्तगू, कोई इस तरह का जुमला जो है वो कह दिया जाए ताकि एज यूजुअल जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके। लेकिन वजीर खारजा को यहाँ पर क्रेडिट देना बनता है कि उन्होंने बिल्कुल जो भारतीय मीडिया है, जो सहाफ़ी हैं, उनको ऐसा कोई मौका नहीं दिया, बल्कि भारत को बदस्तूर ये खौफ लाहक है कि कहीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी जो हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं वो मसला ना उठा दें। बहरहाल पॉजिटिवली देखना चाहिए इस दौरे को, और पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म को सियासत से दूर रखकर दूर अंदेशी का मुजाहरा किया है। लेकिन अभी फिलहाल ये देखना बाकी है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी क्या सिफारती आदाब का ऑब्वियसली उन्होंने भी ख्याल रखा, और बड़ा जो एक प्रोफेशनल जो मुलाकात अनवार ये रही, इशाया रहा। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी ने मैं ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करें। हमें बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। SOC का ये इलाकाई इजलास खासा अहमियत का हामिल था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए हैं, कोई भी हमने देखा कि जिस तरह से भारतीय अगर किसी वक्त का दौरा यहाँ पर होता है तो बहुत पहले ही बात होनी शुरू हो जाती है सिक्योरिटी के हवाले से। हम लोग शायद फिर बहुत बेखौफ हैं, बहुत न डर हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं करते, कोई रिजर्वेशन ऐसा नहीं रखते भारत जाने में। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत गर्म जोशी फिर भी रिवायती तौर पर पाकिस्तान दिखा देता है, और SCO में जाना पाकिस्तान का बहुत बड़ापन है। मौजूदा हालात के बावजूद, खुसूसन जो उसने कश्मीर में किया हुआ है आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से, और दूसरे इंसानी हकूक और अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है, उस सब के बावजूद पाकिस्तान अमन को मौका देना चाहता है। पाकिस्तान ये समझता है कि मामलात जो हैं वो डायलॉग से और बाहमी जो मुज़ाकरात से उसी से ही तय होने चाहिए। लेकिन वहीं पर मैं आपको दो बातें आपको बताता चलूँ। एक तो ये कि इवन भारतीय मीडिया में भी इस चीज़ की अभी तक कोई पॉजिटिव कवरेज नहीं देखने को मिली, बल्कि ये है कि बस वो एक SCO के इजलास के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि बाहमी मुज़ाकरात नहीं होंगे वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी के दरमियान, बल्कि ये सिर्फ SCO के प्लेटफॉर्म के हवाले से होंगे। आज अभी आधे घंटे बाद इजलास जो है ऑफिशियल जो उसका सेकंड सेशन या डिनर के बाद का जो आज जो मेन सेशन है वो शुरू होना है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर दो बातें कही गई हैं जो इंडिया को और पूरी इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पैगाम दिया गया है। वो ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि जो SCO का मुअस्सर किरदार है उसके अंदर पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत है वो इंडिया समेत सारे ममालिक को तस्लीम हो। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का किरदार SCO में उस वक्त से है तंजीम शुरू में अपनी जगह पकड़ रही थी। तो अब अगर पाकिस्तान ने इस SCO में शिरकत की है तो इससे किसी भी सूरत पाकिस्तान की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से एक बैनुल-अक़वामी तौर पर एक जो मामलात है उसमें एक अमन को मौका देने की कोशिश है। और आप देखिएगा कि एक उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कल चाइना और रशिया और भूटान के गालिबन वज़ीर ख़ारजा से भी 1-to-1 मुलाकातें की, रात को डिनर भी दिया गया। लेकिन आप अब देखें कि जो पाकिस्तान की और जो इंडिया के मसले मसाइल हैं वो कश्मीर से हटकर भी काफ़ी संजीदा नौयत के, आप देखें कि एंटरटेनमेंट की बात हो या चाहे क्रिकेट की बात हो, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो है सियासत की जाती है। बहरहाल जब भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगती है तो हम यही देखते हैं कि बैकेंड पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि जो डेडलॉक है वो उसी का शिकार पाकिस्तान और इंडिया रहता है। जैसे कि लास्ट टाइम वाजपेयी के दौर में हुआ, 1999 में हुआ, और साबिक सर मुशर्रफ
मुशर्रफ के हिंदुस्तान के दौरे के वक्त भी कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका, तो वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं, इंटेंशंस रखती हैं कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में ये जो क्लेशे है ये इसी तरह से बरकरार रहे? देखिए, इसके अंदर जो है मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा कसूरवार जो है वो खुद इंडिया की सियासी हुकूमतें हैं और एस्टेब्लिशमेंट है। असल में बुनियादी बात ये है कि जब आप हक पे होते हैं और दूसरी जानिब आप जो है जायज काबिज हों तो उनके साथ मुज़ाकरात करने तो वैसे ही मुश्किल होते हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर ये एक आम तासुर है कि अगर किसी भी सियासी कुव्वत ने पाकिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात किए तो उसको उसकी बहुत बड़ी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके अंदर ये जो तासुर पैदा कर दिया गया है, पाकिस्तान दुश्मनी के अंसर को वोट जीतना है, वोट लेने और इलेक्शन जीतने का एक बेहतरीन नुस्खा समझ लिया गया है। आप देखें ना कि पुलवामा का हमला करके मोदी की एक बहुत बड़ी विक्ट्री लेते हैं, उड़ी और दूसरे अटैक के जो फॉल्स फ्लैग अटैक है उनके ड्रामा करके। सो मकसद क्या है कि पाकिस्तान से दुश्मनी को भारत के अंदर सियासी कामयाबी से जोड़ा जा रहा है। जिस दिन मुज़ाकरात को नीयत से हकीकत की बिना पर इलाके के मुस्तकिल अमन के लिए लिया गया और दोनों सियासी कुव्वतें, मैं इस बारे में कहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने थोड़ी बहादुरी की और उसकी सियासी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार थे जब बस पाकिस्तान आए। इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने जब आगरा गए तो बहरहाल एक 2-2.5 साल की फौजों के आमने सामने खड़े रहने के बाद गए तो उसकी एक सियासी कीमत चुकानी पड़ती है। मुशर्रफ ने और डिक्टेटर होने के बावजूद वो बड़ा कदम उठा लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने सियासी कीमत अदा की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मौजूदा मोदी हुकूमत से आप किसी ब्रेक थ्रू की तवक्को रखें, मेरा ख्याल है ये फॉर फेच्ड है, ये हमारी शायद बहुत ज्यादा खुशफहमी होगी। जबकि ये बात नजर आ रही है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में और बहुत सारी चीजें, कर्नाटक में इलेक्शन हो रहे हैं, अभी दूसरी जगहों पे अगले साल से इलेक्शन शुरू हो जाने हैं, तो देखना ये पड़ेगा कि मोदी का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है और क्या वो अगली जो टर्म है उसमें वजारत उज़्मा के लिए किसको खड़ा करते हैं। ये सब देख के पाकिस्तान को फैसला करना होगा और खुद पाकिस्तान के अंदर भी ये देखना है कि अगले इलेक्शन होने तक आइंदा कौन सी हुकूमत आती है, किसकी मजबूती से आती है, क्योंकि मजबूत हुकूमतें बेहतर फैसले कर पाती हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। चाहे खुर्शीद कसूरी जब वजीर खारजा थे तो उस वक्त यही तवक्को थी कि ये हुकूमत जो है शायद एक तरह से डिक्टेटरशिप की भी सपोर्ट रखती है, यानी एस्टैब्लिशमेंट की भी सपोर्ट रखती है और पब्लिक इलेक्टेड है, तो शायद ये कश्मीर का मसला जो है ये हल होने के करीब है। ठीक तो है, हम सब जिस तरह भारत में भी बीजेपी के नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और मोदी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो तो यही है कि पाकिस्तान के साथ बात ही ना की जाए, कोई मामला किसी भी मुज़ाकरात पर डेडलॉक की सतह पर ही उन्हें रखा जाए ताकि जो असल बातें हैं जिसमें कश्मीर है या पाकिस्तान में जो होने वाली भारतीय दहशतगर्दी है उस पर कोई बात ही ना हो सके, तो उसमें तो भारत कामयाब ही रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना, हम पाकिस्तान ने कुलभूषण को पूरी दुनिया के सामने दिखाया गया, पाकिस्तान ने डोजियर्स पेश किए यूनाइटेड नेशन में, यूरोपीय यूनियन में 300-400 400 सफ़ों की डॉक्यूमेंट पेश की, 2000 से ज्यादा इंटरव्यूज पर मुश्तमिल एविडेंसेस दुनिया में पेश किए गए कि कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो इस हवाले से हमें तो पाकिस्तान ने पूरा जो है वो हकीकत के ऊपर मबनी डोजियर्स पेश किए। बात यह है कि क्या बीजेपी की वो सरकार जो अखंड भारत, जो पाकिस्तान पर हमले की बातें करते हैं, जो कब्जे की बातें करते हैं, जो ये है कि जी ये जो है अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जो है जिसको हम गोपाल आचार्य की जो आइडियोलॉजी है 150 साल से, ये उसको फॉलो करते आ रहे हैं, चाणक्य आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि बहरहाल अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मौजूदा हालात में मुज़ाकरात में अगर कोई कामयाबी की उम्मीद है तो वो ये है कि अगर आइंदा आने वाले साल में इंतखाबात में कांग्रेस वहां पर जीतती है, राहुल गांधी शायद कोई बेहतर फैसला कर सके, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी जब कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जब पैदल वॉक की तो उसमें श्रीनगर पे उसको खत्म किया और कश्मीर में उन्होंने बड़ी खुलेआम इस बात का एतराफ किया कि भारत की तरफ से बहुत जुल्म हो रहा है। बीजेपी सरकार
सरकार ने कश्मीरियों के हकूक को गस्ब किया हुआ है और कश्मीरी खुद को जेल में महसूस करते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि हकीकत पसंदाना एतराफ ही मुस्बत हल की तरफ पेशरफ्त होगा। अच्छा, वैसे हामिद मशरक साहब, आप भी इशारा कर रहे हैं मुज़ाकरात अगर हो, बातचीत हो, एक मेज़ पर बैठे और मुस्बत अंदाज से गुफ्तगू की जाए तो बहुत सारे मामलात का हल निकल सकता है। बिलावल के दौरे पर जो PTI के रहनुमा हैं मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं, जिस तरीके से फवाद चौधरी मजम्मत कर रहे हैं, मोदी दोस्ती इसको करार दे रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी बहरहाल इस दौरे को दुरुस्त मानते हैं, ठीक समझते हैं, लेकिन ये जो हमारे अंदरूनी जो सियासी मसाइल हैं और जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, इस तरह के जो दौरे होते हैं कमोपेशी होते हैं, लेकिन उसके ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स आना कैसे देखते हैं आप? दो बातें। एक तो ये, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि हर तरह की पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन के अंदर सबसे जो अहम आंसर है वो ये कि अंदरूनी तौर पर आपको उसकी सियासी कीमत देनी पड़ती है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत का ये एक बेहतरीन फैसला है कि जी भेज दिया जाए, लेकिन अब उसके अंदर अगर भारत गर्मजोशी नहीं दिखाता तो वो तनकीद करने वाले जो हैं वो अपनी पोजीशन बेहतर समझते हैं कि जी देखिए हमने तो कहा था कि भारत की तरफ से कोई अच्छा आपको रिस्पांस नहीं आना, लेकिन अगर भारत की तरफ से कोई बेहतर रिस्पांस आता है या चाइना की तरफ से कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट आ जाता है कश्मीर के हवाले से, या रशिया की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई एक दो जुमले आ जाते हैं, तो वो सारी सिचुएशन को बदल देंगे और जो तनकीद करने वाले हैं उनके लिए परेशानी होगी। तो मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया में अपोजिशन का काम, सियासी जो होते हैं उनके ऊपर मुस्बत तनकीद होता है, इससे हुकूमत को परेशान नहीं होना। लेकिन वहीं पर मैं ये कहूँगा कि जब मुल्क की सलामती की बात है तो अपोजिशन पर भी लाजिम है कि वो मुल्क की जो मुफाद और मुल्क की सलामती को पहले रखें, और इस तरह की तनकीद करने से बेहतर है वो उस वक्त का इंतजार करें, अगर उसके कोई रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर बात करें। इस दौरे के बाद अभी ज्यादा आपको तनकीद और तारीफ देखने को मिलेगी। अभी तो हमने फवाद चौधरी के स्टेटमेंट उसकी मुखालफत में देखा और उसके बाद कुरैशी ने कहा जी मैं भी ये दौरा करता, और मैं समझता हूँ कि करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली इसके असरात आइंदा हफ्ते 10 दिन में हमें नजर आएंगे। एक और अहम बात बताता चलूं कि ये सारे जो SCO का जो वज़ीर खारजा का इजलास है, इसका मेन एजेंडा जो है वो जुलाई के मिड में होने वाली SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस है, तो फिर एक बार भारत में ही होनी है। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर अभी तक सियासी सूरत हाल बड़ी गैर वाज़ेह है। क्या जुलाई तक मौजूदा हुकूमत ही होगी या नई हुकूमत? क्या वो अगर निगरान वज़ीर आज़म हैं तो क्या वो उस मैंडेट के साथ जा सकेंगे SCO कॉन्फ्रेंस में बहैसियत पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे के या नहीं? ठीक है, मुशर्रकी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। भारतीय सहाफ़ी सुनील खेमचाली ने हमें ज्वाइन किया है इंडिया से, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सुनील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त 12 साल बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा मौजूद हैं इंडिया के साहिली शहर गोवा में। किस तरह से देख रहे हैं आप इस दौरे को, क्योंकि SCO के हवाले से तो बात हो रही है लेकिन इस वक्त मरकज़े निकाह बिलावल बने हुए हैं इंडिया में? देखिए, सीधी सी बात करूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ी और अहम बात है, क्योंकि लगातार अगर विदेश नीति की बात की जाए तो उसमें अक्सर चीन, अमेरिका और रूस वगैरह पर फोकस किया जाता है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का ये दौरा भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के लिए काफी अच्छा भविष्य में देखा जा रहा है। क्योंकि जो राग दोनों ही मुल्कों में काफी अरसे से कश्मीर को लेके जो बोला जाता है या बाकी चीजों पर बोला जाता है, तो उन चीजों पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो बदलती राजनीति स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए भी दोनों मुल्क बिलावल भुट्टो के इस दौरे से काफी आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि 12 साल बाद, तो 12 साल बाद जो भारत पहुंचे हैं बिलावल, तो पाकिस्तान के पहले ऐसे विदेश मंत्री हैं जिनका ये दौरा जो है वो आने वाले काफी समय तक जो भारत और पाकिस्तान और दुनिया की राजनीति को लेकर जो मतभेद दोनों मुल्कों में बताए जाते हैं, बेशक SCO समिट है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा आपको बताना चाहूंगा जो असर पड़ेगा, तो दोनों मुल्कों के जितने भी राजनीतिक हुक्मरान है या राजनीति से जो वाकिफ है, तो उनका भी यही मानना है, या जिनसे भी मेरी अब तक बात हुई है, जितने भी एक्सपर्ट हैं, तो दोनों देशों के रिश्ते में सुधार तभी होगा जब भारत
कि पाकिस्तान की विदेश नीति को एक दूसरे देश का समर्थन मिलेगा। अच्छा सुनील, आप समझते हैं भारत में क्या तासुर है इस अहम दौरे को लेकर के, ये कितना खुशाइंद दौरा है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें हो सकेगा? जैसे कि हम अक्सर क्रिकेट की बात करते हैं और हम चाहते हैं पाकिस्तान से भी, आई एम श्योर इंडिया में भी चाहते होंगे बहुत सारे लोग कि अच्छी क्रिकेट हो, अच्छी एंटरटेनमेंट हो। इसी तरह अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो डेडलॉक बरकरार है, उस तरीके से नहीं है जिस तरह माजी में होता था। तो आपको लगता है कि इस तरह के दौरे अगर होंगे, मजीद होंगे, तो जो एक डेडलॉक बरकरार है हम इस कैफियत से बाहर निकल पाएंगे? देखिए, सिंपल सी बात मोहतरमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे घर के पास भी अगर पड़ोसी है तो हम लोग पड़ोसी से अक्सर जो हमारे नॉर्मल बोलचाल है या जो हमारा रिलेशन है वो अच्छा होगा तो एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। लेकिन अगर दुखों को ही याद करें तो 1971, 1999 कितने जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए, हमारे भाई, हमारे बेटे आज भी उनके परिवार में उस वक्त को याद करते हैं तो दोनों ही मुल्कों में अमूमन आंसू आते हैं। गया किसका कुछ नहीं, लेकिन जिनका जो घर का पारिवारिक मेंबर गया वो वापस नहीं आएगा। और वो ऐसी हानियां हैं जो कि कभी पूरी नहीं की जा सकती। कोई चीज होगी बर्बाद हो जाएगी, उसको नया ले जाएंगे, लेकिन परिवार का कोई सदस्य चला जाता है। और ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक मुल्क ने एक ने कदम बढ़ाया है तो दूसरे को भी सहयोग देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मुल्कों में अगर वर्तमान में अगर देखा जाए जो पाकिस्तान से टीवी रिपोर्ट्स आती थी या जो भी खबरें आती थी, आटे की किल्लत थी या टमाटर को लेके या महंगाई की रेस को जो 8% या $2 की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में अगर एक भारत अगर सपोर्ट करता है या पाकिस्तान किन्हीं चीजों में सपोर्ट करता है तो जो अफगानिस्तान की ओर से चुनौतियां बनी हुई हैं पाकिस्तान के लिए उस पर भी निपटा जा सकता है। लेकिन चाइना, अमेरिका और रूस का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, तो विदेश नीति को लेकर जो बातें आती है अगर उनमें सुधार हो जाए तो दोनों ही मुल्कों में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होगा और शायद उसको फिर दुनिया जो है वो काबिले तारीफ करेगी। लेकिन ये तभी संभव होगा और संभव हो पाएगा जब हमारे हुक्मरान बैठ के बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भारतीय सहाफ़ी सुनील के मंचाली हमारे साथ कॉन्वर्सेशन थे और बैनुल-अक़वामी माहिर उमूर हाकी ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा है इस वक्त वो मौजूद हैं इंडिया के साहिली शहर गोवा बे, और ख़ास तौर पर जो शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल इजलास ये हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादा नजरें नहीं हैं। बिलावल का जो इस वक्त दौरा है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाजरीन, ब्रेक से पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे SCO का इजलास इलाकाई सूरत हाल के लिए खासा अहमियत का हामिल है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी के इस दौरे को इजलास से ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसी हवाले से बात करेंगे। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अब से कुछ देर पहले हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी, भारतीय सहाफ़ी भी इन कॉन्वर्सेशन थे। आप इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से? देखिए, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जहाँ तक पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की बात है, मैं तो इसमें कुछ खास चीज़ नहीं देख रहा। न जाने हम पाकिस्तानियों को क्या हो गया कि हमने इसको तारीखी विजिट कहना हमने शुरू कर दिया है जी। न तो कोई बायलैटरल मुलाकात है और ना मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो खास हालात हैं उसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ इंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो सकता है। और ये भी याद आप सबको रखना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ी क्वालिटेटिव तब्दीली आई है जी। भारत ने ऐसे गैर आईनी इक़दाम लिए हैं कश्मीर में जिसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। और ये जो ब्रेकिंग द आइस और आइस ब्रेकिंग विजिट, इस किस्म के जो हमारे क्लीशेज हैं वो हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हैं अराउंड दिस विजिट। हमारे वज़ीर ख़ारजा गए हैं SCO की मीटिंग अटेंड करने, वो जाएंगे वहाँ पे तकरीर, देखते हैं कि आज तकरीर में क्या कहते हैं वो, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। आया वो इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट जहाँ तक रीजनल कोऑपरेशन की बात है, रीजनल कनेक्टिविटी की बात है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात है। उसके प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के साथ हैं कश्मीर पे, चाइना भारत के सीरियस इश्यूज हैं। तो जब तक भारत अपना रिफ्लेक्शन नहीं करता अपनी पॉलिसीज को, जो ह्यूब्रिस्टिक पॉलिसीज हैं उससे नहीं निकलता, SCO भी उस तरह प्रोग्रेस नहीं कर सकता जिस तरह सार्क का हशर हुआ है और वो भी भारत की वजह से हुआ है।
देखिए, एक बात याद रखिए कि जो भी इलाकाई तंजीमें होती हैं वो आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि उनके मेंबर्स कंट्रीज के दरमियान ताल्लुकात ठीक ना हो, उनमें एतमाद ना हो। लेकिन बस आप ये समझते हैं एससीओ का प्लेटफॉर्म है, ये तमाम चीजें वहां पर डिस्कस की जा सकती हैं? इंतजार यही किया जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से भी कि बिलावल को ऐसी बात कर दें कि कंट्रोवर्सी को क्रिएट हो जाए। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना जरूरी है मेरे हिसाब से, डिप्लोमेसी का यही तो फन है। और ये भी मैं आप लोगों का इंप्रेशन ठीक कर दूं कि कश्मीर कोई बायलैटरल इशू नहीं है जो कि रेज नहीं किया जा सकता। कश्मीर पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की 11 रेजोल्यूशंस हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। ये अलग बात है कि आप क्या समझते हैं कि ये दौरा ही नहीं होना चाहिए था, या अगर ये दौरा हुआ है तो यहाँ पर जो हमारे कश्मीर के या जो दीगर मसाइल हैं विद इंडिया उनकी डिस्कशन होनी चाहिए थी? देखिए, मैंने तो यही तजवीज़ किया, एक तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी कमिटमेंट है, दूसरा हमारा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमारी पॉलिसीज में बड़ी इनकंसिस्टेंसीज रही हैं। अभी पिछले हफ्ते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, हमारे डिफेंस मिनिस्टर न्यू दिल्ली नहीं गए, मुशीर दिफा जो थे मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने वर्चुअल अटेंड कर ली। तो ये मीटिंग भी वर्चुअल अटेंड की जा सकती थी और मैंने यही तजवीज़ किया था। और अगर आपने जाना ही था, अगर आप समझते थे कि हमारी पार्टिसिपेशन वहाँ बहुत ज़रूरी है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो आप अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भिजवा देते, क्योंकि जुलाई में समिट आने वाली है, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर चले जाते। दुनिया को थोड़ा सा तो बताएं ना आपके भाई हमारे प्रॉब्लम्स हैं और कश्मीर इज द इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और अगर आप अब भी ये इंस्टांस नहीं लेंगे, अगर आप एक मीटिंग अटेंड ना भी करते तो कयामत नहीं आ जानी थी। मतलब अभी रिसेंटली समरकंद में अफगानिस्तान पे एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए और हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट चली गई। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत तारीखी विजिट है। हमारे इतने जर्नलिस्ट साथ गए हुए हैं एज इफ के न जाने क्या हो जाएगा। इससे पहले भी हम ये सब चीजें पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में देखते रहे हैं। तो आई डू नॉट सी एनीथिंग हिस्टोरिक अबाउट दिस विजिट। आई डू नॉट बिलीव कि कोई आइस ब्रेक होने जा रही है, और आइस ब्रेक हो भी जाए तो कोई इंगेजमेंट का प्रोसेस नहीं होने जा रहा। ठीक है, भारत में इलेक्शन हो रहे हैं अगले साल, हमारे अपने यहाँ एक सियासी बेयकीनी की सूरत हाल है। ठीक है बात साहब, जिस तरह से आप एससीओ समिट की बात कर रहे हैं जो जुलाई में होने जा रहा है, और आप भी ये कह रहे हैं कि बिलावल चले जाते, उसमें वजीर आजम ना जाते, 14 मई को भी एक मामला होना है, अगर शहबाज शरीफ नाअहल नहीं होते तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? उन्हें जाना चाहिए इंडिया जुलाई में? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, मेरी सजेशन तो ये होगा कि हम अपने प्रेसिडेंट को भिजवाएं उस समिट में, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स हैं। एक हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है, दूसरी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती है। तो हम बेशक अपने प्रेसिडेंट को भिजवा दें, और भारत ने भी ये माजी में किया है, कोई कबाहत नहीं है मेरे ख्याल में। और इससे ये भी होगा कि हमारा वो जो एक हाइप हम क्रिएट करते हैं एंगेजमेंट का, वो निकल जाएगा और हमारी पार्टिसिपेशन भी एक सही लेवल पे हो जाएगी, हेड्स ऑफ स्टेट लेवल पे। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बहुत शुक्रिया साबिक सफीर अब्दुल बासित हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सिगरेट नोशी के हवाले से, जो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, जानलेवा भी है। लेकिन अगर आप हिम्मत करें, हौसला करें, एक अज़्म कर लें, तो फिर आप सिगरेट नोशी से जान भी छुड़वा सकते हैं। और एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर भी करेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि ये एक जानलेवा मर्ज है, और ये बात हर एक को मालूम है जो स्मोकर्स होते हैं। Exactly, दिखा दी गई है, आने वाली थी कि वो बता रहे हैं कि भाई आपका जो नतीजा है ना, या जो एंड है, वो ये रिजल्ट निकलेगा, सो क्विट कर दें। लेकिन उसके बावजूद भी ये इतनी गंदी लत है जिसे जान छुड़वाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल अगर आप कोई काम करना चाहें तो कोशिश करें, तो हो सकता है आपको उसमें कामयाबी मिल जाए। इसी तरह एक तुर्क शहरी जिसने सिगरेट नोशी छोड़ने का इरादा किया, उसके बारे में जानकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। इब्राहिम इसका नाम बताया जा रहा है, अनवार, और इसने सिगरेट से जान छुड़ाने के लिए अपने सर पर पिंजरा बांध लिया ताकि वो सिगरेट ही ना पी सके। बिल्कुल, और सिर्फ ये नहीं है कि कुछ वक्त के लिए, जो उनकी डेली प्रैक्टिस है, डेली रूटीन है, बहुत अनोखा तरीका है। तो इब्राहिम ने मोटरसाइकिल के हेलमेट से मुतासिर वो हुए, तांबे की तार की मदद से उन्होंने पिंजरा बनाया, खुद ये पिंजरा बनाया, और फिर अपना जो सर था
था उसको इस पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और पिंजरे की चाबी अपने खानदान के अफराद के हवाले कर दी है कि अगर कभी उनका दिल भी चाहे तो वो चाबी तो उनके पास नहीं हो सकेगी, तो वो तो सिगरेट नहीं पी सकेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अपनी इस आदत को, अब ये सुनने में आ रहा है कि कंप्लीटली अब वो सिगरेट छोड़ चुके हैं। तो हर चीज की जा सकती है, मुमकिनात में से है ये भी। और बहुत ही स्टोरी हमने देखा कि कुछ पुरानी है, लेकिन अब ये है कि अब वो मुकम्मल तौर पर इसको क्विट कर चुके हैं। और ये भी जब उनके जो वालिद थे उनका भी एक इशू रहा लंग्स का, इस हवाले से वो बहुत ज्यादा सिगरेट नोशी करते थे। तो उनकी हालत देख के जब उनका इंतकाल हुआ तब उन्होंने ये फैसला किया कि अब मुझे भी सिगरेट किसी ना किसी तरह से बड़ा वैसे अनोखा तरीका इस शख्स ने, इब्राहिम ने अपनाया है। जब खाना पीना ऑब्वियसली इस शख्स को होता था तो वो चाबी अपनी फैमिली के जरिए उनसे लेते थे, पिंजरा खोलती थी उनकी फैमिली और फिर वो खुराक अपनी मुकम्मल करते थे, फिर पिंजरा फौरन बंद करते थे। तो ये प्रैक्टिस ना जाने कितने दिन अनवार रही होगी, आप सोचें। अच्छा, एक जो डिलेमा मैं देखती हूँ हमारे यहाँ भी, हमारे आसपास के जो सराउंडिंग्स के लोग हैं वो स्मोकर्स हैं, हम हेल्प सीख नहीं करते, हम मदद नहीं लेते, कोई ऐसी आदत के लिए हम उस तरह से एफर्ट नहीं करते कि हम किसी डॉक्टर के पास, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। और जब क्रेविंग हो ऐसी किसी लत की तो उसके लिए क्या किया जाए? आई एम श्योर कुछ प्रॉपर मेथड्स होंगे, तरीके मौजूद हैं, वेज मौजूद हैं, डिटॉक्स या कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होंगी जो आपको हेल्प आउट करती होंगी। लेकिन हम इस तरह की या तो रिसर्च करते हैं, ना स्टडी करते हैं और ना वो रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे आसान रास्ता तो मेरे ख्याल से फिर ये इब्राहिम साहब ने जो तुर्की बहुत आसान और बहुत ही मुनफरिद, क्योंकि वो सड़कों पर भी अगर घूम रहे हैं, अपने काम पर भी जा रहे हैं तो वो पिंजरा उनके मुंह पर ही मौजूद है। और ये जो इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा लंबी है, क्योंकि इससे पहले वो रोजाना 2 पैकेट सिगरेट के पीते थे। हम देखते हैं जो चेन स्मोकर्स हैं वो किस तरह से एक के बाद एक सिगरेट बुझाते हैं और पिए चले जाते हैं। तो उन्होंने जो रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर आप 2 वीक्स तक कोई भी हैबिट अपनाएं या कुछ करें तो वो आप उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाय पीते हैं और चाय में बहुत सारे लोग चीनी डालने के आदी होते हैं। अगर आप 1 से 2 हफ्ते बगैर चीनी की चाय की प्रैक्टिस करें तो आप उसके, अब आई डोंट नो कि स्मोकर हजरात जो हैं वो इतना अपने आप को टाइम देते हैं या उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हर चीज जो है दैट डिपेंड्स ऑन योर विल पावर। तो अगर आप एक चीज का अज़म करें या इरादा करें और अपनी विल पावर के जरिए कोई भी आदत छोड़ी या अपनाई जा सकती है। और जो एडिक्शन की आप बात कर रही हैं तो चीनी की भी अपनी एक एडिक्शन है, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उसके भी बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। तो सिगरेट छोड़ने का जो तरीका था आपके साथ शेयर किया है। कोई और तरीका ना मिले तो आप ये जरूर अपनाइए। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। एक अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ इस वक्त शेयर करते हैं। और नाज़रीन, खबर यह है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इसहाक डार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है। वज़ीर खजाना ने अटॉर्नी जनरल के जरिए जवाब जमा करवाया। हुकूमत और अपोजिशन 1 तारीख को इलेक्शन करवाने पर मुत्तफिक हैं। तहरीरी जवाब में ये कहा गया है, जबकि कौमी असम्बली और बाकी सूबाई असम्बलियाँ कब तहलील हो तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। ये भी कहा गया है तहरीरी जवाब में कि हुकूमती इत्तेहादियों ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई है। असेंबलियों को वक्त से पहले तहलील करने पर भी गौर किया गया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इसहाक डार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया, जिसके मुताबिक वज़ीर खजाना ने अटॉर्नी जनरल के जरिए जवाब जमा कराया। हुकूमत और अपोजिशन 1 तारीख पर इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हैं। कौमी असम्बली और बाकी सूबाई असम्बलियाँ कब तहलील हो इस तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। हुकूमती इत्तेहादियों ने मुज़ाकरात में लचक भी दिखाई। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि असम्बलियों को वक्त से पहले तहलील करने पर भी गौर किया गया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इसहाक डार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है। हुकूमत और अपोजिशन 1 तारीख को इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हैं। तहरीरी जवाब में कहा गया कि कौमी असम्बली और बाकी सूबाई असम्बलियाँ कब तहलील हो तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। तहरीरी जवाब में मजीद कहा गया कि हुकूमती इत्तेहादियों ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। असम्बलियों को वक्त से पहले तहलील करने पर भी गौर किया गया।
नाज़रीन, कुछ सियासी सूरत हाल का जिक्र आपके साथ करते हैं। मुज़ाकरात तो नाकाम हो गई, अब इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के साथ फरीक बन गया है और सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील दे दी और बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी काम किए, ताहम इलेक्शन की तारीख देना, स्केड्यूल जारी करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला बरकरार है, लेकिन पार्लियामेंट इस फैसले के खिलाफ 2 करारदादें मंजूर भी कर चुकी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स भी सामने आए, जिसमें कहा गया कि सियासी जमातों को मुज़ाकरात की हिदायत उन्होंने नहीं की और 14 मई को इलेक्शन का हुक्म अभी भी बरकरार है। तो अभी सबकी नजरें, और खास तौर पर अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो नजरें इस वक्त 14 मई पर ही लगी हुई हैं कि उस दिन इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, और अगर नहीं होते तो क्या होगा। क्या शहबाज शरीफ घर जाएंगे या फिर जो एक महाज आराई का रास्ता है वो चुना जाएगा, क्योंकि अभी जो सुप्रीम इदारे हैं वो आमने सामने हैं। बहरहाल हर सूरत में आइन का जो परचम है वो तो बुलंद रहना चाहिए, लेकिन लग ये रहा है कि पार्लियामेंट मुसलसल अपनी बालादस्ती दिखाना चाहता है, जहां अरकान ये फैसला कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कौमी असेंबली का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान की अगर बात की जाए तो उन्होंने अदालत पेशी के मौके पर कहा है कि जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस फैज हमीद से भी ऊपर से आया था। ऐसा लग रहा है कि ये मामला भी किसी और के ऊपर डालना चाह रहे हैं। उधर जो मलिक अहमद खान है वो ये कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि 3 जजेस की गलती का इजाला हो सके। और आज इमरान खान और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह पर जो पेशरफ्त हुई है, जब इमरान खान के पुराने राजदा जो ऑन चौधरी है उन्होंने निकाह और शादी की तकरीब को ही गलत करार दिया। तो इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। गेस्ट हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। देख रहे हैं कि हाथ से निकल चुका है। अगर 14 मई को तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पहले ही कह चुकी है हम तो तैयार हैं, नाहल भी अगर किया जाता है शहबाज शरीफ साहब को, मामला कहाँ जाता देख रहे हैं। पीटीआई तो इसी चीज़ पर अभी फोकस है उनका कि 14 मई को अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर शहबाज शरीफ नाहल हो। जी, ज़ाहिर है इदारा जाती दंगल तो शुरू हो चुका है ना बहुत पहले से, और ये बड़े एक इंतहा तक जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इदारे बाहम एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हों, या ये कि उनकी दाखिली जंग भी लड़ी जा रही हो। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जो है एक दाखिली जंग भी मौजूद है, जिसका अंजाम मालूम नहीं कि क्या होता है। लेकिन पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इस लिहाज से अवाम का मुंतखब इदारा है। जो दीगर इदारे हैं उनमें एग्जीक्यूटिव मुंतखब अरकान से ही बनती है। अगर काबीना बनती है, जो एग्जीक्यूटिव की जो दूसरी बड़ी ब्रांच है वो भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। वही लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बनते हैं, वही काबीना बनाते हैं। तो सेनेट से और कौमी असम्बली से वो भी मुंतखब होते हैं। लगाई साहब, आप क्या देख रहे हैं? ये मुल्क को शदीद आईनी बहरान आप देख रहे हैं या सियासी बहरान देख रहे हैं? क्योंकि ये मामला आने वाले हुकूमतों के लिए आप नहीं समझते कि एक रास्ता बन जाएगा जब कोई भी कह सकता है कि हम नहीं मानते? इस वक्त मामले को तो समझदारी से हल करने की जरूरत है। समझदारी उसको दिखानी चाहिए जिन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया। अगर पार्लियामेंट ने समझदारी नहीं की तो पार्लियामेंट को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव ने समझदारी नहीं की तो एग्जीक्यूटिव को समझदारी से काम लेना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने समझदारी नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो समझदारी से काम लेना चाहिए। ये किसी एक फर्द की, एक इदारे के, एक शख्स के काम नहीं है। जिस तरह से रीराइट किया जाता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमें समझना चाहिए ना क्या हुआ था जब 20 अरकान की वोट भी खत्म कर दिए गए और उनकी मेंबरशिप भी खत्म कर दी गई। ये कौन सा आइन था? किस आइन में ये लिखा हुआ था? तो यहाँ से मामला शुरू हुआ है। डिस्टेबलाइज करने का काम तो खुद खान ने शुरू किया था, जिस एक शख्स की वजह से इदारे एक दूसरे से भी लड़े हुए हैं और आपस में भी लड़ रहे हैं, एक शख्स की वजह से। और वो कोई जमात की वजह से नहीं है, कोई वो नहीं है, एक शख्स की अना के ऊपर पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के जो ताकत के मराकज हैं वो लड़ रहे हैं और वो आपस की लड़ाई में लड़ रहे हैं। और खतरनाक सूरत हाल है ये। कौन सी ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई है एक शख्स के लिए? क्या ये समझा जा रहा है कि उसने जो 5-6 हजार लोगों को हायर करके अपने आगे पीछे कर रखा है, इस वजह से जो है वो पूरे मुल्क को यरगमल बना कर रखेगा? ऐसा नहीं हो सकता है भाई।
पाकिस्तान के अवाम को उनको उनके सही तरह। ठीक है लगारी साहब, इमरान खान की अगर हम बात करें, एक स्टेटमेंट उनके सामने आई है, उनके टेन्योर में जितने भी कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आई, अब वो उसका नाम किसी और पर लगा रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो मामला था फैज हमीद से भी ऊपर से आया था, इमरान खान कह रहे हैं, तो इससे तो ये लग रहा है कि इमरान खान ये मामला भी जो उनके पुराने दोस्त थे और जो हालिया दुश्मन थे उन्हीं पर डाल रहे हैं। नहीं, मसला ये है कि वो तो हर चीज पर यू टर्न लेने को अपना प्रिंसिपल समझते हैं। वो तो हर चीज को समझते हैं यू टर्न लेना है मैंने, वो उसको अपना सियासी उसूल समझते हैं, पॉलिटिकल मोटो, और उस पॉलिटिकल मोटो के ऊपर जो है वो अमल करते हुए हर एक बात कहते हैं और फिर उससे वापस रुजू कर लेते हैं और उसी का इनकार कर देते हैं और उसी के बरक्स करते हैं और उसी के खिलाफ करते हैं। ये है इस मुल्क के अंदर तमाशा जो हो रहा है। ओ जी बड़ा पॉपुलर है, जिन है जो बोतल से निकल आया, भाई कोई चीज नहीं है पॉपुलर। 5-6 हजार आदमियों को हायर करके आप अपने आगे पीछे रखें, अब तो वो भी नहीं रहे होंगे। कहाँ है जिन लोगों का जो हशर हो रहा था? सारी कहानियां हैं और कहानियां इदारों ने बैठकर बनाई हैं, सबका अपना अपना मफाद है, आइन किसी के पेश नजर नहीं है और इदारे जो हैं वो बाहमी लड़ाई में मसरूफ हैं। इसका नतीजा मुल्क के साथ क्या होता है उसका इशारा इमरान खान कर चुके हैं, या तो उससे रजू करें। वो जो है पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ हैं। जब फैसलाबाद में उन्होंने कहा था कि मैं डिवीजन को सूबे बना दूंगा, कहां जाएंगे ये पाकिस्तान के 4 सूबे? मेरे सामने ये किताब रखी हुई है, तारीख पाकिस्तान पर, जो सबसे मुस्तनद किताब है, जो चौधरी खलीकुज़्ज़मान की है, शाहराह पाकिस्तान। शाहराह पाकिस्तान के अंदर ये सब दर्ज है कि जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था तो फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान ने ये रखा था अपने आइन के अंदर कि सूबे जो पाकिस्तान की तश्कील कर रहे हैं, जिनसे कहा जा रहा था कि आप पाकिस्तान के लिए वोट दें, सिंध असेंबली ने वोट दिया। पंजाब ने यूनियनिस्ट होने के बाद जो है यह बाकायदा तस्लीम किया कि हम पाकिस्तान को चाहते हैं। बलूचिस्तान में शाही जरगे ने तस्लीम किया था कि जी हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। और उसके बाद जो है आपने खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम कराया था। ये सूबे मौजूद थे, आप सूबे को तोड़कर, सूबों को तोड़ने का मतलब पाकिस्तान को तोड़ना है। और ये अयूब खान ने ये काम किया था और अब इमरान खान ये काम करने जा रहा है कि जी मैं डिवीजन को जो है वो सूबे बना दूंगा। कहाँ जाएंगे सूबे? हाँ, अगर इसमें से वाकई हकीकी एक कौमी वहदत निकलती हो तो जरूर आप बनाएं। हजारा वाले कह रहे हैं हमें सूबा दो उनको, सराइकी वाले कह रहे हैं दो उनको, लेकिन इनको खत्म नहीं किया जा सकता, ना पंजाब को, ना सिंध को, ना खैबर पख्तूनख्वा को, ना बलूचिस्तान को। और अगर ये नए सूबे आते हैं, ना गिलगित बल्तिस्तान को, अगर आप सूबे बनाना चाहते हैं इसकी बुनियाद पर, के डिवीजन की बुनियाद पर, तो फिर आप फेडरेशन को तोड़ रहे हैं। आप फेडरेशन को तोड़ रहे हैं, इसका कह चुके हैं कि एक प्लान है पाकिस्तान को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। सामिस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। कराची का रुख करेंगे जहां नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम और न्यूजीलैंड की टीम मद्दे मुकाबिल हुई थी और तीसरा मैच भी पाकिस्तान जीत चुका है, सीरीज अपने नाम कर चुका है। लेकिन एक शिकवा जो हम देखने में आ रहे हैं वो ये है कि कराची के जो शायकीन हैं उस तादाद में ग्राउंड में नहीं पहुंचे सपोर्ट करने के लिए। होम ग्राउंड पर भी जो शायकीन क्रिकेट नहीं आए, यकीनन वो अफसोसनाक है। कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है। ऐसे में 35,000 अफराद की गुंजाइश वाला जो नेशनल स्टेडियम है, अवाम अगर वहां मैच देखने नहीं आएंगे तो हैरानकुन खबर है। बिल्कुल, पाकिस्तान मैचेस भी जीत रहा हो, परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रहा हो तो, और इतनी शानदार परफॉर्मेंस रही हमारे बल्लेबाजों की भी। खैर आगे बढ़ते हैं। कौमी टीम को 5 मैचेस की सीरीज में जो फैसला कुन बढ़ती तो नाज़रीन हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान की नजरें मजीद फतूहात के साथ वनडे की पहली पोजीशन पर है कि अगर पाकिस्तान अगले 2 मैचेस भी जीत जाता है, इसके लिए खिलाड़ियों को बड़ी जान मारनी होगी। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में अच्छा कमबैक किया और मैच में फतह हासिल की। इसके अलावा ये भी आपके साथ शेयर करें कि अब एशिया कप पाकिस्तान में करवाने पर पीसीबी डटा हुआ है। ऐसे में जो भारत है उसने 5 मुल्की टूर्नामेंट की ऑप्शन दी थी और ऐसी रिपोर्ट्स को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बहरहाल बेबुनियाद करार दिया। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ इमरान मानी इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे जान। सबसे पहले तो हम जरा बात कर लेते हैं कराची की पिच के हवाले से कि बड़ा स्कोर करना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से रावलपिंडी में बॉलर्स जो है वो उतने सपोर्ट उनका ग्राउंड या पिच नहीं था। अगले 2 मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान की रैंकिंग के लिए, क्या होगा? देखें, बिलाशुबा आपने बात की कि रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अगर दोनों मैच जीतता है तो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान टीम नंबर 1 पे होगी वनडे में।
बिलाशुबा एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन जहां तक बात है कि यहाँ की आपने पिच का आपने सवाल किया, तो ये जो पिच है कराची की, हमेशा से कराची की पिच में एक चीज होती है कि यहाँ समटाइम या तो स्पिनर्स जो होते हैं उनको फायदा हो रहा होता है, या शाम के बाद यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। खासतौर पे अभी आजकल जैसा वेदर चल रहा है कि अक्सर हवाएं चल रही होती हैं, समुद्री हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक तो नंबर 1 रैंकिंग जो है वो लाजिम है उसका अचीव करना। यहाँ पर एक बड़ी चीज जो है पाकिस्तान के थिंक टैंक को करनी होगी कि आप अपनी अब जो बेंच स्ट्रेंथ है, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स को आप आजमा चुके हैं, लेकिन उनको आप मजीद मौके दें, क्योंकि देखिए आप ठीक है सीरीज जीत, एक्सपीरियंस ज्यादा ना करें, यूटिलाइज करें अब अपनी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है टू बी ऑन द टॉप पोजीशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप जिस तरह आपने अफगानिस्तान के खिलाफ किया था आप वो ना करें। लेकिन मिसाल के तौर पे जैसे उसामा मीर को आपने सिर्फ एक मैच खिलाया, अब आपके पास चांस है कि आप दोनों मैचेस खिला दें। वैसे भी नवाज की जो है थोड़ा सा इंजरी का इशू है, आप नवाज को बिठाएं, उनको खिला दें। इसी तरह आप अगर एहसानुल्लाह को आप दोबारा मौका दे सकते हैं, एहसान को आप मौका दें। शान मसूद अगर फिट हैं, अगर उनका इशू हल हो गया है तो आप शान को मौका दे सकते। इफ्तिखार अहमद की बात हो रही है, उनको अभी तक आपने चांस नहीं दिया, हालांकि आपने बड़े हंगामी बुनियादों पर इफ्तिखार अहमद को टीम में डाला था, लेकिन अभी तक आपने उनको चांस नहीं दिया। तो ये कुछ चेंजेस है ताकि आप ये एक्सपेरिमेंट आपको लगता है कॉम्बिनेशन इस वक्त हटाना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान को तरह के मौके बार बार नहीं मिलेंगे कि वनडे में पहली पोजीशन पर नहीं बहुत करीब है उसके। नंबर 1 पोजीशन बहरहाल अपनी जगह उसकी अहमियत है, उसकी अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन क्या है कि अब आप सीरीज जीत चुके हैं, पहला जो आपका गोल था वो आपने अचीव कर लिया, प्रेशर भी रिलीज हो गया और प्रेशर भी आपके ऊपर नहीं है। और जिस तरह की अभी तक स्ट्रेंथ नजर आई है तो पाकिस्तान टीम अच्छे यानी एक अच्छा बैलेंस है पाकिस्तान टीम का। आपने अफगानिस्तान से अगर आप कंपेयर करते हैं, वहां पे मसला क्या था, आपने बिल्कुल सबको ही बिठा दिया था, रिजवान भी नहीं थे, बाबर भी नहीं थे, फखर भी नहीं थे, शाहीन भी नहीं थे, ठीक, हारिस रऊफ भी नहीं थे। तो यहाँ पर आप उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि आप सीनियर प्लस जूनियर यानी मिलाकर उनको कॉम्बिनेशन जूनियर्स को खिलाएं, उनके साथ खिलाएं। तो यहाँ पर आप ये नहीं कि आप पूरी की, और जाहिर है इतनी तो आपके पास गुंजाइश भी नहीं है स्क्वाड में कि आप सारे के सारे बिठा दें, जाहिर है 16 रुकनी स्क्वाड है। अब यहाँ उसकी वजह यह है कि ये जो सीरीज है ये आप वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है, ये साल वर्ल्ड कप का साल है, आप वर्ल्ड कप की तैयारियों की तरफ जा रहे हैं, तो आप उससे पहले जितने मैचेस आएंगे जहां आप कंफर्ट जोन में आते, क्योंकि अब सीरीज में आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि आप सीरीज जीत गए, तो वहां पर आपके पास चांस होते हैं, ऐसे मैचेस होते हैं कि जहां आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप कभी भी सीरीज के शुरू में या कोई ऐसा मुकाबला हो जहां डू और डाई सिचुएशन हो, वहां पे आप नहीं करते। जब आप सीरीज डिसाइड हो चुकी होती है उसके बाद आप ठीक है आप करें, आप एक्सपेरिमेंट्स करें। ठीक है मानी, अभी तीसरा मैच हमने देखा, शुरू में बॉलर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑब्वियसली पिच की जो कंडीशंस हैं वो हर जगह पे डिफरेंट हैं, एक्सपेक्टेशन यही रखी जाती है, शाहीन बॉलिंग करते हैं तो कि पहले ही ओवर में विकेट लेंगे, वो नहीं हो सका था इस बार। तो आपको क्या लग रहा है, बॉलिंग अटैक हमारा कहीं ना कहीं वीक भी है थोड़ा सा, या कुछ मसाइल हैं, जैसे स्पिनर्स हमारे पास उस तरह से मौजूद नहीं है जो हम पहले बड़े नाम लेते रहे हैं, और फास्ट बॉलर्स की हम प्रैक्टिस ज़्यादा अब ये देख रहे हैं कि T20 में जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार रहती है, वनडे में ऐसा लग रहा है, और ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स थक जाते हैं। बिल्कुल, देखें आप असल मसला क्या है, आपके अक्सर जो फास्ट बॉलर्स हैं या मोस्टली प्लेयर्स आपके वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, चाहे आप शाहीन की बात करें, चाहे आप अपने स्पिनर्स की बात करें, अक्सर प्लेयर्स हैं आपके, हारिस को आपने एक ही टेस्ट खेला, नसीम शाह की बात करें, मोस्टली आपके प्लेयर्स हैं तीनों टेस्ट खेलने, तीनों फॉर्मेट खेलने। तो होता यही, जो हम बात करते हैं अक्सर सुनते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की, तो उसका मतलब यही होता है कि आपने प्लेयर्स को रोटेट किस तरह से करना है, उनको किस तरह यूटिलाइज करना है, कब किस फॉर्मेट में आपने रेस्ट देना है, कब किस फॉर्मेट में खिलाना है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक चीज जो इस वक्त अलार्मिंग है, शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप पिछले कुछ अर्से से देखें तो वो थोड़ा सा उसमें एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। नो डाउट कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के सबसे बड़े फास्ट बॉलर है, बल्कि दुनिया के बड़े फास्ट बॉलर्स में से, लेकिन उनकी फॉर्म जो है इस वक्त, उनकी फॉर्म थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आ रही है कि उस रिदम में नजर नहीं आ रहे। वो कि वो विकेट भी ले रहे हैं, उन्होंने अभी 2 विकेट लिए उससे पहले भी, लेकिन क्या है कि उस रिदम में नजर नहीं आ रहे जो शाहीन शाह अफरीदी का एक्सपेक्ट किया जाता है, जो उनका एक ट्रेडमार्क है कि वो नए बॉल के साथ जो है जाके अटैक करते हैं और जाकर अपोजिशन को जो है वो पेनिट्रेट करते हैं, उसको विकेट निकाल के आपको देते हैं, लेकिन वो चीज हमें नजर नहीं। शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगी, ब्रेक के जाने भी बढ़ने। अब एशिया कप का जो फ्यूचर है वो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, क्या मनसूख होने जा रहा है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो शिरकत है क्या आप देख रहे हैं, क्या होगा? देखिए एशिया कप का जहां तक मामला है, एशिया कप वही भारत का, आपको पता ही कि भारत हमेशा से एक नेगेटिव उसकी तरफ जाता है। अभी जिस तरह 5 टीमों का उसने वो एक शोशा छोड़ा भारत ने,
तो वो मतलब कहने का मतलब है भारत की हर तरह से कोशिश है कि किसी तरह ये या तो कैंसिल हो जाए या पाकिस्तान से बाहर चला जाए, जो कि मतलब बिलाशुबा के भारत जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो जो भी कहती रहे, वहां पर भारत की जो एक वो से है वो ज्यादा है और भारत की ही मर्जी चलती है। लेकिन अब यहाँ पर डिपेंड यही करता है कि पाकिस्तान ने जो स्टांस एक लिया हुआ है, इसको पाकिस्तान इसके ऊपर कब तक रहता है। जहां अगर पाकिस्तान इस स्टांस के ऊपर कायम रहता है तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अगर फर्ज कर लें कि पाकिस्तान से बिलफर्ज भारत अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाता है, पाकिस्तान से चला भी जाता है, लेकिन पाकिस्तान की एक वो कायम रहेगी कि पाकिस्तान ने उस चीज को फैसला किया उस पर कायम रहा, अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहा। मतलब यहाँ पे किसी सूरत पाकिस्तान को सरेंडर नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा मानिए आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी जो पीसीबी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का एक डिसीजन लिया जा रहा है, उसकी रीजन आप क्या समझते हैं? पीएसएल की कामयाबी है कि अब हमें भी उस तरह से खौफ नहीं रहा, डर नहीं रहा कि हमारी जो क्रिकेट है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, पीएसएल की कामयाबी भी है और उसकी एक और वजह है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अब इंटरनेशनल क्रिकेट में बीच में पाकिस्तान के साथ चंद साल क्या मसाइल रहे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में समझ लें कि बिल्कुल एक तरफ था कि आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी। अब आपके मुल्क में क्रिकेट हो रही है, क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, सारी टीमें पाकिस्तान। बिल्कुल शॉर्ट कमेंट लेंगे क्योंकि ब्रेक पे जाना है कि आज का मैच क्या आपको लगता है कौन जीत पाएगा? जो इस वक्त सिचुएशन है, खिलाड़ी फॉर्म में है, प्रेशर कम है, तो कौन है फेवरेट? ऑब्वियसली फेवरेट पाकिस्तान फेवरेट है अगले दोनों मैचेस के लिए। पाकिस्तान नो डाउट। थैंक यू सो मच इमरान मानी। पाकिस्तानी टीम को बेस्ट विशेष चाहेंगे कि पाकिस्तानी टीम जो है इस सीरीज को अपने नाम करे, मुकम्मल तौर पर अपने नाम करे, 5 मैचेस जीते और वनडे रैंकिंग में जो है नंबर 1 पर आए। पहली बार ऐसा होगा, तो बेस्ट विशेष हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हर साल दुनिया भर के 27 मिलियन सिखों में से 100 ताकतवर और बासर शख्सियात को शामिल किया जाता है, जिनका ताल्लुक कारोबार, तालीम, सियासत, मीडिया, तफरी, खेल और चैरिटी समेत तमाम ही शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। और इस साल पाकिस्तान सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियत साबिक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार महिंदर पाल सिंह को दुनिया की 100 बासर सिख शख्सियात में शामिल किया गया। यकीनन ये पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी और ख़ुद पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। और हमारे आज के मेहमान हैं सरदार महिंदर पाल सिंह साहब, उनसे ही गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनी तौर पर आपके लिए तो एजाज़ की बात है ही और आपकी कम्युनिटी के लिए भी फ़ख्र की बात है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये तो। जी बिल्कुल, मेरे लिए सबसे पहले तो यही फ़ख्र की बात है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी होने पे मुझे फ़ख्र है, क्योंकि जब पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की पार्टीशन हो रही थी तो मेरे दादाजी ने डिसीजन लिया कि हम जो है पाकिस्तान में रहेंगे। तो उस वक्त का ये डिसीजन आज बहुत ज़बरदस्त साबित हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरह के सिख कम्युनिटी के साथ जो जुल्म हुए इन 75 सालों में, तो और जिस तरह से पाकिस्तान में कुछ 2-3 साल पहले ही जब इमरान खान साहब ने करतारपुर खोल दिया तो उससे सारी दुनिया के सिखों को ये एहसास हुआ कि हमने, तो उस वक्त हमें इस चीज़ का ज़्यादा फील होने लगा कि हमारे बड़ों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। तो जाहिर बात है मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र, और ये एजाज़ मैं पाकिस्तान के लिए लेके आया, मुझे इस पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सका। ठीक है। और सियासत में फिर जब आपने कदम रखा, ये भी एक ताज़ा हवा का झोंका था जो पाकिस्तान में सिख मौजूद हैं या इंटरनेशनली भी जो सिख मौजूद हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पार्टीशन के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो खो भी गए होंगे और उनसे मेल मुलाकात का सिलसिला भी अब पाकिस्तान में होता है। करतारपुर जो कॉरिडोर है वो जब खुला है तो हमने देखा इंडिया से भी कुछ ऐसे लोग आए अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए। जी बिल्कुल, जो करतारपुर का खोलने का स्टेप था वो तो बहुत ही अहम स्टेप था, और उसके ज़रिए से आप देखें यहाँ के कुछ ऐसे बिछड़े हुए लोग भी जो यहाँ पे मुसलमान हैं और वहाँ पे उनके भाई सिख हैं, आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन मज़हब भी अलग-अलग हो चुका है। उसके बावजूद वो यहाँ पे देखिए खून के रिश्ते तो अलग नहीं होते, तो वो यहाँ पे मिले हैं। ये इमरान खान साहब को बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन उसके हट के जब करतारपुर नहीं था तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे पाकिस्तान आते थे। ननकाना साहब, क्योंकि हमारा जैसे इमरान खान साहब अपनी स्पीच में कहा करते थे कि जी ये सिखों के लिए मदीना और मक्का की हैसियत रखता है, कि ननकाना साहब हमारे लिए मक्का की हैसियत रखता है, और करतारपुर साहब जो है वो गुरु नानक देव जी की वहाँ पे आखिरी 18 साल गुजारे। वहाँ पे उन्होंने
जो मेन 3 फंडामेंटल है वो वहाँ पे उन्होंने पेश किए। नाम जपो, किरत करो, वन छको, कि आप अल्लाह का नाम जपे, मेहनत करके हिलाल कमा के खाएं और उसको फिर बांटे भी। तो वो एक वहाँ सीख दी। तो जो सिखिज्म के फंडामेंटल है वो सारी पाकिस्तान से स्टार्ट हुए हैं। सबसे एक अहम जो है जो सिखिज्म का वो, बल्कि हमारे ये जो 100 जो मेन जो सिख हैं, लिस्ट है, इनमें से एक का नाम आया हुआ है रवि सिंह खालसा। आपने सुना हो रवि सिंह खालसा का खालसा एड के नाम से बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जहां कहीं दुनिया में कोई फ्लड आता है या किसी किस्म के इमरजेंसी क्रिएट होती है तो वहाँ राशन लेके पहुंच जाते हैं। जो भी हेल्प की जरूरत होती है वहाँ की आवाम को वहाँ लेके पहुंच जाते हैं। ये देखने की जब किसान मोर्चा था दिल्ली में जो 1 साल के करीब रहा, वहाँ पे उन्होंने बिस्तर, राशन, सारा इंतजाम वहाँ पे किया। अब यहाँ पे पाकिस्तान में सिंध में जब फ्लड आया तो उन्होंने भी उसका किया। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी पाकिस्तान से चला है कि सच्चा सौदा गुरुद्वारा है यहाँ पे शेखपुरा के पास, जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत की थी। लंगर चलाया था जबकि उनके वालिद ने 20 रुपए उनको दिए, तो वहां से उस 20 रुपए का लंगर चलाया। और हमारा ईमान है कि वो गुरु नानक देव जी के 20 रुपए का लंगर आज पूरी दुनिया में चल रहा है, तो वो भी इसमें शामिल है। इमरान खान साहब का भी तस्करा आप अपनी गुफ्तगू में बारहा करें। ऑब्वियसली पीटीआई से आपका ताल्लुक है और एक और मुबारकबाद के भी हकदार हैं कि एमपी का टिकट भी आपको रिसेंटली मिल चुका है। तो क्या करना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, आपको लगता है कि होना चाहिए? मैं तो सबसे पहले इमरान खान साहब का और अब्बास बप्पी साहब हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए किया। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी जब 12 मार्च को मुझे और अब्बास बप्पी साहब ने कॉल की कि खान साहब ने आपका नाम फाइनल किया है, आपने अपने कागज सबमिट करवाए या नहीं करवाए। तो मेरे लिए एक फख्र की बात थी कि मेरे लिए सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इस दफ़ा तो मैं अप्लाई करने को बिल्कुल रेडी था और मुझे वो था, लेकिन 2018 में मैं कंफ्यूज था कि मैं अप्लाई करूं ना करूं। तब भी मुझे पार्टी से कॉल आई थी और अब भी मुझे इमरान खान साहब ने और अब्बास बप्पी के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया कि आप जो है इसको करें। तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मुझे जाहिर बात है बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इस वक्त मुल्क भी बहुत सारी मुश्किलात में है, वो जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन जो मेरी मेन जिम्मेदारी है जिसके लिए खान साहब ने पहले भी मुझे आगे किया और इस दफ़ा भी जाहिर बात है माइनॉरिटी की सीट पे किया है, तो माइनॉरिटी की इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए होगा। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे पास हैं। लास्ट टाइम हम कुछ कर चुके हैं, जैसे पहले एजुकेशन का एक इशू था कि माइनॉरिटी की सीटें नीचे जी वो था, बिल्कुल सिखों का भी, लेकिन वैसे भी टोटल माइनॉरिटी क्रिश्चियन हिंदू भी एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी ली कि यूनिवर्सिटीज में जो टॉप यूनिवर्सिटी उसमें माइनॉरिटी के लिए कोटा जो है वो किया है, 2% कोटा है। ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया, उस्मान बुज़दार साहब जब सीएम थे उन्होंने किया कि 2% कोटे पे हमारे माइनॉरिटी के बच्चों को एडमिशन मिलना शुरू हुआ। और जिस तरह से आपने सिखों की बात की, तो हम ज्यादातर जो सिख थे पाकिस्तान में वो फाटा में रहते थे, तो वहाँ पे तालीम की कमी थी। तो जब जैसे जैसे हम पंजाब, पेशावर और हसन अब्दाल, जब ननकाना साहब लाहौर शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो उसके बाद हमने साथ साथ किया। मेरी बहन जो है वो पाकिस्तान की पहली सिख ग्रेजुएट लड़की थी, मेरे उसने जो है वो जब किया, उसके बाद अब मेरी एक खालाजाद बेटी है वो MBBS कर रही है, एक मेरी फुफुजाद है वो PhD कर रही है। शॉर्ट के पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को क्विकली, क्योंकि ब्रेक जाने भी जाना है। जी बिल्कुल, हमें यही है कि अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपने मुल्क के लिए कोशिश करनी चाहिए, इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको आखिरी एक और भी पैगाम दे दूं, एक और भी बात कि डॉक्टर नवजीत सिंह बंसल हैं जिनकी ये सिख ग्रुप है, उन्होंने ये 100 लोगों की वो बनाई है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इस साल एक और भी पाकिस्तान को नॉमिनेशन मिल रही है, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी, कि इस दफ़ा दुनिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके हेड्स को जो सिखों के लिए कुछ खास करता है उनको एक अवार्ड से जो है नॉमिनेट किया जाता है। जो 2022 का अवार्ड है वो अब ये 2022 की एक्चुअली लिस्ट है, तो उसमें इमरान खान साहब को उस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इससे पहले 6 जो हेड हैं स्टेट के उनको मिल चुका है, जिसमें मनमोहन सिंह शामिल हैं, जिसमें जो है जस्टिन ट्रूडो शामिल हैं और इस तरह से, लेकिन 7वें जो है वो इमरान खान साहब हैं जिनको ये अवार्ड मिले। बहुत शुक्रिया रहनुमा PTI महिंदर पॉल सिंह हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन साथ रहिए।
once again in Neo पाकिस्तान और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे और बड़ी ख़ास शख्सियत से भी आपकी मुलाकात कराएंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता पहली खातून आर्किटेक्ट प्रोफेसर यास्मीन लारी को बरतानवी प्रिंस चार्ल्स से मंसूब पहला किंग्स रॉयल गोल्ड मेडल देने का नाज़रीन ऐलान किया गया है और उन्हें बेघर अफराद के लिए खुद से तामीर आलूदगी से पाक मकानात तामीर करने के एतराफ़ में इस एजाज़ से नवाजा जाएगा। बिल्कुल, ये तामीरात में खिदमात पर दुनिया का आला तरीन एजाज़ है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की शदीद लहर का सामना कर रहा है, जहां आलमी सतह पर महंगाई तो महसूस की जा रही है, ऐसे में कम कीमत और माहौल दोस्त घरों की तामीर की भी अशद ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और पाकिस्तान में भी हमने देखा जहां 2010 और 2011 में आने वाले सैलाब और बाद में ज़लज़ले जिस तरह से आए, तो यास्मीन लारी को कम कीमत मकानात की तामीर का एक मौका फराहम हुआ। यहाँ पर यास्मीन लारी ने पंचगोशा और इग्लू स्टाइल समेत ज्योमेट्री के मुख्तलिफ अशकाल के घर बनाए हैं, जो कि एक कमरे से लेकर 3 कमरों तक मुश्तमिल हैं, जिनकी कुछ तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। तो आज यास्मीन लारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी, उनसे मजीद बात करेंगे। यास्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनन आपका कारनामा बहुत ही शानदार है। जो भी हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट्स हैं, माहिर तामीरात हैं, उनकी तो यही कोशिश होती है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएँ तो उन्हीं से उनका नाम बनेगा पूरी दुनिया में। लेकिन आपने ये जो कम कीमत और इंसान दोस्त और माहौल दोस्त प्रोजेक्ट बनाया है, इसकी तरफ फिर आप किस तरह से आए? क्योंकि हर इंसान की कोशिश होती है कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स ही किए जाएं। जी शुक्रिया बहुत आपको मुझे मौका देने का। देखिए, बात ही बड़ी तो इमारतें आर्किटेक्ट का काम ही ये होता है ना बनाना, तो मैंने भी किया हुआ है, ये बात नहीं है। मेरा फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर भी मौजूद है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का हेड ऑफिस भी मौजूद है कराची में, एक बैंक भी है जो कि मैरियट होटल के साथ है। तो वो लेकिन मैं 2000 में रिटायर कर गई थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो चीज़ें जो हैं वो समहाउ मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं उनको कंटिन्यू करूँ। उससे पहले भी मैं थोड़ी बहुत सोशल हाउसिंग भी कर चुकी थी लाहौर में, अंगूरी बाग। मैंने लाइंस एरिया की डेवलपमेंट में भी स्लम एरिया के लोगों के लिए काम किया था। मैंने कुछ मिट्टी की भी चीज़ें बनाई थी, मगर कम बनाई थी। तो फिर आपको पता है कि 2005 का जो ज़लज़ला आया है, तो हर सूरत उसको देखने के बाद या उसमें जिसने भी हिस्सा लिया या कोई मौका मिला, मेरे ख्याल में सोच को तो बदलना ही था। डॉक्टर साहिबा, कितने तवील अरसे से आप सोच रही थी इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करने के हवाले से, और इतना बड़ा एजाज़ ऑब्वियसली आपने हासिल की है। आपको यकीन था कि आपको अपने काम पर इतना शानदार रिस्पांस मिलेगा, एजाज़ मिलेगा? बेटा, तो मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, क्योंकि ये तो बहुत लोगों को दिया जाता है जिनका नाम हमारे प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा आला और बहुत ही ऊंचा है। और वही है कि जो बड़े बड़े आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इमारतें, और आप समझें जिनके नाम आते हैं 1848 से, इस कदर बड़े नाम है कि मैं तो कभी, मुझे तो ऑफकोर्स कभी दिमाग में नहीं था कि जब मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया, जब मैं उन बड़ी इमारतों से पीछे हट गई और मैं ऐसा काम करने लगी जिसके कि लोग समझते थे कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि गरीब काम को तो हम तवज्जो नहीं देते ना ज़्यादा, तो लिहाजा सवाल ही नहीं था कि मैं सोचूं भी कि ऐसा भी कभी हो सकता है। नो वे। तो ये ख्याल किस तरह से आया कि जो मकान हैं और इनकी जो अशकाल हैं ज्योमेट्री की शक्ल में है, मकानात इस तरह के तामीर किए जाएं जिसमें बांस का इस्तेमाल किया जा रहा है, चूने का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस जदीद दौर में भी कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कम कीमत पर लाने के लिए? देखिए, जब आप गुर्बत को जब करीब से देखते हैं, जब आप नाइंसाफ़ियों को बहुत ही करीब से देख सकते हैं, जो मुझे मौका मिला, जब आप देखते हैं कि लोगों की महरूमियाँ कितनी ज़्यादा हैं, तो फिर आप समझते हैं कि आप उससे फिर आप इग्नोर नहीं उसको कर सकते, उससे आप आंखें नहीं फेर सकते। और अगर आप में डिज़ाइन कैपेबिलिटी है, अगर आप सेंसिटिव हैं और आपको एहसास है चीज़ों का, तो फिर आपको वो चीज़ें करनी होंगी जो एक आम इंसान के लिए और ख़ासतौर पे औरतों के लिए मुनासिब हो। और कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती रही हूँ, जो इसको हम विरसा कहते हैं अपना, और मेरे लिए बहुत ही अजीज़ है। लेकिन सिर्फ वही थे जो बड़ी बड़ी शानदार मॉन्यूमेंट्स हैं, मगर मैंने बहुत काम इसमें भी किया है कि जो वर्नाक्युलर हैं उनको भी मैं गौर से अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो प्रोजेक्ट है, मकानात हैं, ये फायर प्रूफ भी हैं और किन किन मौसमियाती चैलेंजेस को भी सह सकते हैं, और ऐसे तामीर शुदा मकानात की उम्र, लाइफ क्या है?
देखिए, यूं तो हमने जो देखा बांस को, जब हमने स्टडी किया, क्योंकि मैं तकरीबन 2009 से मैंने पहला अपना स्ट्रक्चर बनाया था जो कि स्वात के जो लोग डिस्प्लेस हुए थे उनके लिए जो कैंप लगा था वहाँ मर्दान में, शेख शहजाद कैंप, उसमें मैंने कुछ बनाया था। लेकिन फिर 2010 के जो फ्लड आया उसके बाद मैं मुसलसल ये बना रही हूँ। मुझे ये पता है कि जहाँ हमने रिसर्च की थी कि कम से कम 25 साल तो ज़रूर हमने देखा है पाकिस्तान में खुद सर्वाइव किया है। जब मैं फुकुओका मुझे बुलाया गया, क्योंकि काइंडली उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया था, फुकुओका प्राइज फॉर आर्ट एंड कल्चर, तो वहाँ जाके मैंने जब देखा तो वहाँ एक पुराना शहर है कॉल्ड कुमामोटो। तो कुमामोटो में ये था कि वहाँ जब मैं गई तो वहाँ जलजला आ चुका था और वहाँ चीज़ें हिल गई थी। तो वहाँ जब प्लास्टर उखड़ा हुआ था उसके नीचे आपको क्या नजर आया? वहाँ बैम्बू नजर आया और वो 400 साल पुराना था। बैम्बू जो है उसकी बहुत सी खुसूसियात हैं, थोड़ा बहुत संभालना पड़ता है, प्रिकॉशंस लेना पड़ती हैं, लेकिन जिंदगी इसकी बहुत ज़्यादा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही रिजिलियंट है। इसका मतलब है कि चाहे सैलाब आए, चाहे जलजला आए, वो पूरा इकट्ठे डिज़ाइन भी किया है ना, सारा कुछ वाली डिज़ाइन में आता है, तो वो इकट्ठे हिलता है। इसका मतलब ये कि फिर अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाता है। और अगर इस चीज दाना खासा कभी गिरी भी तो इंसान की जानों को कोई नुकसान नहीं। अगर आप देखिए, अगर कंक्रीट जब गिरता है, आपने देखा है टर्की में अभी रिसेंट हुआ था, तो आप देखिए उसे, आप मुआवजा कीजिए उसे। कोई एक मतलब अगर आप पे कंक्रीट गिर गया, आप नहीं उससे बच सकते फिर, है ना? ठीक है यास्मीन साहब, एक दहाई पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, जो पिछली दहाई उस बहुत बड़े सैलाब आए हैं। रिसेंटली भी एक बहुत बड़ा सैलाब आया सिंध में भी और पंजाब के भी कुछ इलाकों में। तो आप समझती हैं हुकूमती इमदाद अगर मिले और जिस प्रोजेक्ट पर जिस तरह से आप काम करें, आपके घर कितने मददगार हो सकते हैं इन तमाम सिचुएशन से निपटने के लिए? हुकूमत को भी इसमें मदद करनी चाहिए। देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकती कि हुकूमत के मेरे ख्याल में प्रायोरिटी शायद फ़र्क हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब एक सिस्टम ऐसा होता है तो उसमें फिर कंट्रैक्टर के थ्रू करते हैं, फिर वो कंक्रीट आता है, फिर वो जैसे माहौल को और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। क्योंकि अभी भी जो मैंने सुना है, वर्ल्ड बैंक ने बहुत पैसा दिया ना, कई 100 मिलियन, आई डोंट नो हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, उसमें वो फिर वो लोगों को भिखारी, मैं समझती हूँ, उससे बनते हैं। जब आप कैश ग्रांट्स तो आपने भिखारी बना दिया ना उनको, क्योंकि अब वो कब घर बनाएंगे या उनको अगर थैंक यू सो मच डॉक्टर यास्मीन लारी, आलमी शोहरत याफ्ता आर्किटेक्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। बहुत ज़बरदस्त लगा इनसे गुफ्तगू करके। प्रोग्राम का अनफॉर्चुनेटली टाइम कम है, तो नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे। हैप्पी वीकेंड, जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफिज़।